हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12th जितनी भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारी वीडियोस के पीछे एक ही मोटिव है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, बिकॉज आपका टाइम बहुत कीमती है। तो हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोड? इनहेरेंट पावर मतलब जो ऑटोमेटिक पावर है सिविल कोड के पास, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है वो हम देखेंगे एग्जाम के अंदर। तो व्हाट आर द इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोड? तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में हम क्या डालेंगे। इनहेरेंट पावर का क्या मतलब है? दीज आर द पावर इन एडिशन टू द पावर गिवन बाय द कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड में या लेजिस्लेचर द्वारा जो पावर्स दी गई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, उनके अलावा भी कुछ इनहेरेंट पावर है, ऑटोमेटिक पावर आप कह सकते हो, जो कि सिविल कोर्ट के पास या सिविल जजेस के पास ऑटोमेटिकली होंगी, क्योंकि उनको जस्टिस देना है, उसके लिए वो बहुत जरूरी है। तो दीज आर द पावर इन एडिशन टू द पावर गिवन बाय द सिविल प्रोसीजर कोड, एज लेजिस्लेचर इज नॉट एबल टू गिव सॉल्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल सर्कमस्टांसेस which may arise in future litigation. दिस पावर्स हेल्प टू गिव प्रॉपर जस्टिस। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, तब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो इश्यूज थे, जैसे कि अब साइबर क्राइम होता है, इस तरीके के क्राइम्स पहले नहीं हुआ करते थे। तो नए क्राइम्स आए, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कोई भी क्लॉज नहीं है। तो ऐसे ही जब जजेस, सिविल कोर्ट के जजेस फेस करते हैं, तो कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, बिल्कुल नई सर्कमस्टांसेस अराइज होती है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर में कोई खास क्लू नहीं होता। तो यही है इनहेरेंट पावर, जो उनको पावर देती है कि कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपीरियंस का, अपने चीजों का इस्तेमाल करके, अपने माइंडसेट का इस्तेमाल करके आप डिसीजंस ले सकते हैं। उनको बोलते हैं इनहेरेंट पावर। बट जो इनहेरेंट पावर्स हैं, जो कि ऑब्वियसली जो सिविल प्रोसीजर कोड में आपको पावर दी गई है, उसके अलावा आपके पास ये पावर्स हैं, जो आप अपने कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस से, जो सिचुएशंस अराइज हैं, सर्कमस्टांसेस अराइज हैं, उसके बेस पर आप जज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो भी सिविल कोर्ट है, उन्हें जो ये पावर्स इस्तेमाल करनी है, वो सिविल प्रोसीजर कोड के किसी भी क्लॉज से कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई नहीं होनी चाहिए। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं इनहेरेंट पावर्स क्या हैं। जब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस कोर्ट में अराइज होते हैं जो जनरल जो सर्कमस्टांसेस है उनसे काफी अलग हैं, तब कई बार कोर्ट को अपनी पावर्स, जो एक जो इनहेर जो नॉर्मल पावर्स हैं, उनसे ज्यादा पावर्स उनको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो उन्हीं को हम इनहेरेंट पावर्स कहते हैं। तो यहाँ पर इनहेरेंट पावर्स को डिफाइन ऐसे करा गया है, दीज आर द पावर्स इन एडिशन टू द पावर गिवन बाय कोड, एज लेजिस्लेचर इज नॉट एबल टू गिव सॉल्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉब्लम्स। देखिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी सोसाइटी के अंदर, हर किसी का जो है वो रेडीमेड सॉल्यूशन लेजिस्लेचर में नहीं है। लेजिस्लेचर गाइडेंस के तौर पे रोल प्ले करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं वो एक गाइडेंस के तौर पे रोल जरूर प्ले करता है। लेकिन अल्टीमेटली जो जजेस हैं, जो सिविल कोर्ट्स हैं, उन्हें अपना जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। उन सर्कमस्टांसेस का क्या सॉल्यूशन दिया जाए, उस पर क्या जजमेंट दिया जाए, ऑर्डर दिए जाए, डेक्री दिए जाए, उनका आंसर देने के लिए। तो यही एक रीजन है इनहेरेंट पावर का, कि सिविल प्रोसीजर कोड में जो पावर है, उनसे एक्स्ट्रा पावर्स कोर्ट को दी गई हैं। बिकॉज हर सर्कमस्टांस एक जैसा नहीं होता, और लेजिस्लेचर ने हमें एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दिया है। थोड़ा बहुत तो आपको चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी करनी ही पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द केस जैसा कोर्ट के पास आया है। तो जो भी केसेस फ्यूचर में अराइज होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर जस्टिस देने के लिए जरूरी है कि सिविल कोर्टों के पास क्या होनी चाहिए, कुछ इनहेरेंट यानी एडिशनल पावर्स होनी चाहिए। अब किस तरीके की पावर्स हैं ये भी हम समझ लेते हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट इतना ध्यान रखना है कि ये पावर कभी भी सिविल प्रोसीजर कोड में लिखी हुई बातों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए। तो किस तरीके की पावर्स की हम बात यहाँ कर रहे हैं, उसको समझेंगे तो ये क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे फॉलोइंग आर द पावर्स, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। अब हम ये जानते हैं कि लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि इस पर्टिकुलर केस को आपको इतने ही लिमिट के अंदर, 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर लेकर आना है। अगर आप उसे 3 या 4 साल के अंदर नहीं लेकर आते हैं, तो उस केस को लाने का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यानी लीगल तौर पे वो केस जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली इनहेरेंट पावर है सिविल कोर्ट्स को, कि अगर कोर्ट को सही लगता है, ठीक है, जस्टिफाई लगता है कि टाइम को एनलार्ज किया जाना चाहिए, जरूरी है वहां पर, ठीक है, तो ऐसे केस में कोर्ट के पास ही इनहेरेंट पावर है कि चाहे लिमिटेशन एक्ट में ये टाइम पीरियड गिवन था, और उस टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद भी जो सिविल कोर्ट्स हैं, वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो है उस पर्टिकुलर केस के लिए पार्टी को प्रोवाइड
कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इनहेरेंट पावर का। द कोर्ट हैज अ पावर टू एनलार्ज द टाइम पीरियड व्हेन नीडेड, but before extended the time period, court examine the conduct of the party. Court should retain within its jurisdiction. तो एक बहुत क्लियर बात बता दी गई है कि कोर्ट के पास ये पावर्स हैं, लेकिन एक प्रॉपर एग्जामिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जजेस की, कोर्ट की, कि एग्जामिन करे कि वाकई में जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है पार्टी को इस पर्टिकुलर केस में, क्या सच में वो जस्टिफाइड है उसको देना। अगर वाकई में कोर्ट को, जज को लगता है कि जस्टिफाइड है इस पर्सन को, इस पार्टी को इस टाइम को एक्सटेंड किया जाना चाहिए क्योंकि ये लिमिटेशन पीरियड में नहीं आ पाया, लेकिन अगर इसे अब समय और नहीं दिया गया इस केस के लिए, तो शायद इनजस्टिस हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो है वो कोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनहेरेंट पावर का। इसके अलावा डिमांड पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, दैट इज वेरी ऑब्वियस कि जो कोर्ट फीस है, अब देखिए कोर्ट फीस अब धीरे धीरे हर एक कोर्ट में बदलती जा रही है, समय के साथ साथ अमाउंट ऑफ फीस बदल जाएगा, वही पुरानी फीसेस तो नहीं लगेंगी जो स्टार्टिंग में लगी थी। तो कोर्ट फीस बदल जाती है, कई बार कुछ पेनल्टी लगानी होती है कोर्ट को, तो वो भी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंड करता है। जैसे कोई पार्टी है, वो केस दर्ज करने के बाद भी 2-3 जो है डेट्स फिर नहीं आती है, तो उसको पेनलाइज करना, उसको क्या पेमेंट दिया जाएगा या कोर्ट फीस लगाना, ये पूरे तरीके से कोर्ट के हाथ में है। तो ये भी इनहेरेंट पावर है कोर्ट की कि डिमांड पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस या पेनल्टीज जो भी कोर्ट को जरूरी लगता है। इसके अलावा रिकॉल इट्स ऑर्डर, मतलब अगर एक पर्टिकुलर सिविल कोर्ट है, उसने कोई ऑर्डर पास किया या कोई डिक्री पास करी, तो खुद उनके पास ये राइट है कि वो उस कोर्ट वो उस डिसीजन को रिकॉल कर सकते हैं, यानी वापस ले सकते हैं। ये उनका इनहेरेंट पावर है। या उसे सेट असाइड कर सकते हैं, या उसे दोबारा से देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो ये उनकी जुरिस्डिक्शन में भी पड़ता है, ये उनकी पावर भी है कि उन ऑर्डर्स को रिकॉल कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा बिल्कुल सेम सा पॉइंट है अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट। देखिए रिकॉल ऑफ ऑर्डर का मतलब तो ये हुआ कि ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया या उसको हटा दिया या उसको दोबारा चेक करा, लेकिन अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट का मतलब है जो ऑर्डर दिया कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया या जजमेंट दी, जो डिक्री, जिसमें कुछ बदलाव कर सकती है। ये भी जो है सिविल कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स के अंदर आता है कि उसमें कुछ बदलाव अगर जरूरी लगते हैं उनको, कि भाई जो ऑर्डर दिया है वो इस तरीके से ना होकर थोड़ा सा और चेंज फॉर्म में होना चाहिए, तो वो बदलाव भी इंट्रोड्यूस करके नया जो है जजमेंट और ऑर्डर जो है सिविल कोर्ट्स जो है वो दे सकती है। इसके अलावा अगर सिविल कोर्ट को जरूरी लगता है कि किसी भी तरीके की जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो केस चल रहा है, उसको लेकर कोई भी पार्टी जो है वो उस केस को हैम्पर करने की कोशिश कर रही है, पैसा खिलाकर या विटनेस को हैम्पर करके किसी भी तरीके से, तो इस तरीके के जो चीजें हैं, जो एक नॉर्मल प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, उसको हैम्पर कर रहे हैं, चाहे विटनेस को नुकसान पहुंचाकर, चाहे जो एविडेंस है उन्हें हैम्पर करके, उन्हें एब्यूज कहा जाता है। उन एब्यूजेस को अगर कोर्ट को जरूरी लगता है तो वो प्रिवेंट कर सकती है, रोक लगा सकती है कि आप इस तरीके से जो है एविडेंस को हैम्पर नहीं कर सकते, या फिर आप इस तरीके से विटनेसेस को नहीं धमका सकते। तो ये भी कोर्ट के इनहेरेंट पावर के अंदर है कि कोई भी पार्टी या कोई भी ऐसी चीज, इवन कोर्ट को खुद लगे कि कोर्ट के अंदर के लोग या जो भी लोग हैं वो इन्वॉल्व है, कोर्ट इटसेल्फ इन्वॉल्व है, किसी भी प्रोसेस ऑफ कोर्ट में अब्यूज बन रहा है या फिर रुकावट बन रहा है, तो उस रुकावट को रोकने का, ऑर्डर देने का भी पूरा पूरा राइट है, पावर है किसके पास, सिविल कोर्ट्स के पास, राइट। लेकिन जो ये सभी पावर्स हैं, 6 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हमने पावर कही, चाहे वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड की कही, लिमिटेशन एक्ट के बियॉन्ड जाके टाइम एक्सटेंड करना, पार्टी को देना, अपने ऑर्डर्स को रिव्यू करना, अपने ऑर्डर्स को अमेंड करना, या फिर किसी भी तरीके से अगर लगता है कि कोई भी जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, उसको लेकर कोई भी रुकावट पैदा करने की कोशिश करना, उसको रोकना, इस तरीके की कोई भी, और कोर्ट फीस लेना, पेनल्टीज लेना, ये सारे राइट्स कोर्ट के पास है। दैट इज इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट। तो एक बात ध्यान रखनी है इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए, कि ये जो पावर्स हैं ये विद इन द लिमिट होनी चाहिए, यानी सिविल प्रोसीजर कोड से कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए या उसके जो एक्सप्रेस प्रोविजन है उनसे बियॉन्ड जाकर नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए, अपना कीमती फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।